बाली नगर नाम का एक गांव था। वहाँ हमेशा झगड़े, लड़ाई और गांव के लोगों में अनबन हुआ करती थी। ये गुरजोत भी ना आने दो उसे बस। उसकी खैर नहीं। उसके खेत का सारा पानी मेरे खेत में भरा हुआ है। मेरी आलू की खेती अगर थोड़ी भी खराब हुई ना तो उसकी खैर नहीं। दूसरी तरफ गुरजोत अपनी ही धुन में गुनगुनाते हुए वहाँ से आ रहा था। ला 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 ला, मैं हीरो बनूंगा, मारूंगा ठुमका, इससे जल जल के जलोगे तुम तिनका। हा, अरे वाह, मैं तो एक अच्छा गायक भी हूँ। अबे ओ गायक, ये देखो तुम्हारे खेत का सारा पानी मेरे खेत में आ रहा है। जल्दी से जाकर अपना मोटर बंद करो। तुम्हारा खेत तो पहले ही भर चुका है। लेकिन मैंने तो कोई भी पानी नहीं खोला। मेरा मोटर तो बिगड़ा हुआ है। तो ये पानी कहाँ से आ रहा है खेत में? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। ये तो तुम्हारा काम है पता लगाना। मैं तो अपना खानदानी रेस्टोरेंट खोलने जा रहा हूँ। अब क्या करें, तुम्हारे पिताजी हैं ही बावर्ची। मेरे पिताजी को देखो, वो कितने बड़े जज हैं। उनकी लोग कितनी इज्जत करते हैं। और एक तुम और तुम्हारे पिताजी हैं। लोगों के आसपास से भी अगर निकल जाए ना तो उनमें से बदबू आने लगती है। छी 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 छी। गुरजोत प्रथम की बात सुनकर गुस्से से वहाँ से चला गया और जाकर अपने छोटे से रेस्टोरेंट का काम करने लगा। अरे क्या हुआ बेटा, आज तुम इतने गुस्से में क्यों हो? आज फिर किसी से बहस हो गई क्या? हाँ हो गई। आपके परम मित्र प्रेमानंद जी के बेटे प्रथम से। अपने पिताजी की नौकरी का कितना घमंड दिखाता है वो। ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। बेटा, वो जिस मुकाम पर है उसके लिए तुम मेहनत करो और तुम भी हासिल कर लो। मैंने कितनी बार समझाया है कि किसी की बातों का बुरा नहीं मानते। हमेशा एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। ठीक कहा पिताजी आपने। मैं भी एक अच्छा वकील बनकर आपको दिखाऊंगा। एक तरफ गुरजोत कड़ी मेहनत और परिश्रम करके वकील बनने की चाह को लेकर आगे बढ़ रहा था। दूसरी तरफ प्रेमानंद जी, जो कि काबिल और सफल जज थे। उनका बेटा प्रथम कामचोर और बहुत ही अकड़ू था। माय लॉर्ड, इस मुजरिम ने इस पाप भरी दुनिया में भी समोसे चुराए हैं। मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि ये समोसे की सिर्फ पपड़ी खाया करता था और अंदर का आलू हमेशा नहीं खाता था, उसे वेस्ट कर देता था। और चोरी करते वक्त भी इस मुजरिम ने यही किया। अंदर का आलू इसने नहीं खाया और ऊपर की सारी पपड़ी ये खा गया। ये बिल्कुल गलत इल्जाम है डॉक्टर साहब मुझ पर। मेरा मतलब है जज साहब मुझ पर। अंदर का आलू मैं इसलिए नहीं खाता हूँ क्योंकि मुझे गैस हो जाती है। इसका मतलब तुम कबूल कर रहे हो कि तुमने ही वो समोसे खाए हैं। देखा माय लॉर्ड, कैसे मेरे झांसे में आकर इस मुजरिम ने सच कह दिया। सारे सबूतों और गुनाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत ये सजा सुनाती है कि झिंगरू के 1000 समोसे दुकान वाले को बनाकर या बनवा कर देने होंगे। केस इज एडजर्न्ड। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैंने ये सुना है कि अदालत को सबूत चाहिए। तुम्हारे पास है कोई सबूत? मुझे यहाँ तक सबूत की दुर्गंध आ रही है। ये दुर्गंध उसे समोसे को खाने से हुई है। ले जाओ इसे। बेटा आ गए तुम? कैसा रहा तुम्हारा दिन? और तुमने फिर से उसी जयंती लाल के बेटे गुरजोत से झगड़ा कर लिया। कम से कम अपने पिताजी का हाथ तो व्यापार में बटाता है वो। तुम्हारी तरह तो नहीं है। अपने बाप के पैसों पर अय्याशी तो नहीं कर रहा। क्या आप भी पिताजी, हमेशा आप मेरे पीछे ही लगे रहते हैं। मेरी की हुई मेहनत और काम आपको तो जैसे दिखता ही नहीं। दोनों बाप अपने अपने बेटों की बहुत चिंता करते थे। इस वजह से जयंती लाल और प्रेमानंद मिलकर बातें करने लगे। सबको लगता है मैं जज हूँ, मैं सुखी से हूँ। कोई मेरी तकलीफ देखता ही नहीं। ना कोई मुझसे आकर पूछता है कि मैंने क्या किया, कैसे अपना जीवन तकलीफों के सहारे गुजारा। सबको अपने अपने हित की ही पड़ी है बस। और मुझे ये जिंदगी मेरे बेटे को नहीं देनी। तो मेरी कौन सी अच्छी जिंदगी है? अगर इनकी माएं होती तो ये नौबत ना आती। मेरे पास एक अच्छा उपाय है, तुम कहो तो मैं बताऊं। जयंती लाल और प्रेमानंद ने चाल चली और घर नहीं गए। दोनों बेटों को शक होने लगा। प्रथम और गुरजोत दोनों ही सहम गए और अपने अपने पिताजी को ढूंढने निकल पड़े।
पता नहीं कहाँ चले गए पिताजी। 3 दिन हो गए, घर नहीं आए। इसी कारण मैं दुकान नहीं खोल पा रहा। हे भगवान, कृपा करके उनकी सुरक्षा करना। यार, ये पिताजी कहाँ चले गए? उस दिन रात को क्या कहा था मुझे याद भी नहीं। ढूंढना होगा। अरे गुरजोत, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब गुरजोत ने अपनी सारी समस्या बताई। दोनों सदमे में आ गए। उतने में ही वहाँ पर एक डाकिया आया और चिट्ठी देकर कहने लगा, ये चिट्ठी तुम दोनों के नाम पर आई है। लाओ, मैं पढ़कर देखता हूँ। तुम दोनों के पिताजी को हमने कैद करके रखा है। अगर उन्हें खुश देखना चाहते हो तो इस पते पर जल्दी पहुँचो। वहाँ तुम्हें एक और चिट्ठी मिलेगी। हमें तुरंत उस जगह पर जाना चाहिए, वरना कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए। हे भगवान, सब ठीक कर देना। मैं तुम्हें खूब सारे प्रसाद भोग लगाऊंगा। गुरजोत और प्रथम उस जगह पर जाते हैं और वहाँ जाकर दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि एक शानदार अदालत और रेस्टोरेंट बना हुआ है। अरे वाह, क्या बात है! कितना सुंदर रेस्टोरेंट बना है। लेकिन अदालत रेस्टोरेंट, ये है क्या? मेरा मतलब, अदालत में रेस्टोरेंट है या रेस्टोरेंट में अदालत? अरे हाँ, यहाँ एक चिट्ठी भी होगी। कुछ ही दूर में उन्हें एक बोर्ड नजर आया। बोर्ड पर लिखा है, तुम दोनों को मिलकर इस अदालत रेस्टोरेंट को चलाना है, वो भी सफलतापूर्वक, और तब जाकर तुम दोनों के पिताजी को छोड़ा जाएगा। हमारे पास इसके सिवा कुछ और करने को है भी नहीं। अपने पिताजी को बचाने के लिए मैं तो ये करने के लिए तैयार हूँ। गुरजोत और प्रथम दोनों अपने अपने पिताजी के चंगुल में आकर फंस गए थे और उन्होंने अदालत रेस्टोरेंट चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते 6 महीने बीत चुके थे। अदालत रेस्टोरेंट के बारे में पूरे शहर में चर्चा होने लगी थी। तुम्हारे साथ काम करके मुझे पता नहीं क्यों अच्छा लग रहा है। हम बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन कभी हमने ये काम नहीं किया। अब मैं समझ चुका हूँ कि कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं भी वकील बनकर रह गया। हम इस व्यापार को और आगे ले जाएंगे। गुरजोत और प्रथम बात कर ही रहे थे कि वहाँ पर उन दोनों के पिताजी आ गए। दोनों अपने अपने पिताजी को देखकर हैरान थे। पिताजी, आप कैसे हैं? आप कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि हमने ही ये साजिश रची थी और हमने इन 6 महीनों में कई सारे तीर्थ किए। ये प्रसाद अगर तुम अदालत रेस्टोरेंट के खाने में मिलाओगे तो वो 2 गुना ज्यादा चलेगी। ये एक दिव्य शक्तियों वाला प्रसाद है, जादुई प्रसाद। हम बिल्कुल ऐसा ही करेंगे पिताजी। सब कुछ अच्छा हो ही रहा था कि वहाँ पर कुछ डाकू आ गए। पिताजी, अब ये कैसा मजाक है? इन डाकुओं ने हमें क्यों घेरा हुआ है? कहीं आपके नाटक का ये भी तो कोई हिस्सा नहीं है ना? कोई मजाक नहीं है बेटा, मैं भी इन्हें नहीं जानता। चपड़ चपड़ बंद करो और मेरी बात सुनो। तुमने ही मुझे 20 साल की सजा दी थी, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। हाँ, बड़ा जज बनते हो ना? यहाँ हलवाई बने हो, कलाकार हो क्या? तुम सब ऐसा नहीं कर सकते। तुमने पाप किया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें सजा दी। अबे पिल्ले, तुम मुझे सिखाएगा क्या करना है क्या नहीं? दफा हो जाए यहाँ से। डाकू और दोनों लड़के बहस कर ही रहे थे कि जयंती लाल ने अपने बैग से लाल मिर्च निकाली और अपने हाथों को पंखे की दिशा में घुमा दी। पंखा इतनी तेज चला। मम्मी, बचाओ बचाओ! ये क्या कर दिया? मेरी आंखें जल रही हैं। हे भगवान! तब तक प्रथम और गुरजोत ने उन्हें एक पुलिस के हवाले कर दिया। अब से तुम दोनों हंसी खुशी रहना, मिलजुल कर, और ऐसे ही डट कर सबका सामना करना। इस घटना के बाद दोनों बहुत ही खुशी खुशी रहने लगे और अपनी जिंदगी सुख से बिताने लगे। लाजपुर नाम का एक गांव था, जहां राकेश नाम का एक ऑमलेट बेचने वाला रहता था। राकेश अपने ठेले पर ऑमलेट और उबले हुए अंडे बेचता था। राकेश की गोल मटोल आकृति और अंडे का धंधा होने के कारण गांव के लोग उसे मजाक में अंडा कहकर बुलाते थे। अंडा भैया, जरा 2 ऑमलेट और 2 उबले हुए अंडे लगा देना। धर्मपाल भाई, बस अभी 2 मिनट में लगाता हूँ। ये बताओ, तुम्हारी बहू की तबीयत अब कैसी है? बुखार उतर गया या नहीं? हाँ, पिछले कुछ दिनों से थोड़ा आराम तो है।
मुझे तो ये भी नहीं पता कि असलियत में बीमार है या बीमारी का नाटक कर रही है। इन पत्नियों का कोई भरोसा नहीं अंडा भाई। राकेश के मिलनसार व्यवहार के कारण लोग उसकी दुकान पर अंडे खाना पसंद करते थे। राकेश ठंडी के दिनों में अच्छी कमाई कर लेता था। रात में घर लौटने से पहले वह अपनी पत्नी के लिए एक विशेष ऑमलेट जरूर बनाता था। नंदिनी, लो, सबसे अंत में प्यार से बनाया गया ऑमलेट सिर्फ तुम्हारे लिए। थैंक यू अंडा जी। अब कम से कम तुम तो मेरे नाम का मजाक मत बनाओ। ज्यादा अमीर ना होते हुए भी राकेश खुशहाल जीवन बिताता था। राकेश के पड़ोस में पंकज नाम का एक चाट बेचने वाला रहता था। पंकज बहुत आलसी था। किसी दिन चाट का ठेला लगा लेता तो किसी दिन पड़ा पड़ा सोता रहता। उसकी पत्नी उसे लात मार मार कर जगाती थी। अरे ओ राजकुमार, उठ जाओ, आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने आलसी हो तो कभी मैं तुमसे शादी नहीं करती। पंकज अगर नहीं उठता तो उसकी पत्नी उसके मुंह पर भैंस का गोबर डाल देती थी, क्योंकि मुंह धोने के बहाने तो तुम उठ भी जाओगे, वैसे तो उठने वाले नहीं हो। जरा अपने पड़ोसी अंडा भैया को देखो, मात्र ऑमलेट बेच बेच कर ही घर संभलवा लिया। हमारा घर अभी भी वैसा ही खस्ता हाल है। अभी जब बरसात आएगी तो लिंटर टपकने लगेगा, फिर तुम्हें ही पानी के नीचे सुलाऊंगी। पंकज राकेश के सामने ही अपना चाट का ठेला खड़ा करता है। वह चाट बनाने के लिए 3-4 दिन पुराने बचे हुए छोले का इस्तेमाल करता। चाट में बहुत बुरी महक आ रही है, इसका स्वाद भी खट्टा लग रहा है। तुमने ही तो खट्टी खटाई डालने को कहा था, अब चाट खट्टी नहीं तो क्या मीठी लगेगी? मैं नहीं खा रहा इस चाट को, इससे अच्छा तो अंडा भैया की ऑमलेट खा लेता हूँ। पंकज के खराब माल और अकड़ू स्वभाव के कारण ग्राहक उसके ठेले पर रुकते ही नहीं थे। वे उसका ठेला छोड़कर राकेश की दुकान पर अंडे खाने चले जाते। एक रात पंकज जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, आज 2-4 रुपए कमाए या नहीं? मुझे पैसे दो, सब्जी लेकर आनी है। इतनी रात बीत गई और तुमने अभी तक खाना ही नहीं बनाया, मेरा लौटने का इंतजार कर रही हो। जब सब्जी ही नहीं थी तो खाना किस चीज से बनाती? पैसे दो। मेरे पास पैसे नहीं हैं। पंकज की पत्नी गुस्से में घर छोड़कर चली जाती है। ये सब उस अंडे की वजह से हो रहा है। अगर वो मेरा पड़ोसी ना होता और मेरे सामने अपना ठेला ना लगा रहा होता तो ग्राहक मजबूरी में मेरी चाट खाते, चाहे मैं कितना भी पुराना माल इस्तेमाल करता। अंडे के धंधे का कचूमर निकालना पड़ेगा। एक रात जब राकेश और उसकी पत्नी शादी में गए हुए थे तो पंकज उनके घर में घुस गया। उसने राकेश के घर पर रखे सैकड़ों अंडे के ट्रे ठेले पर रखे और पूरा ठेला पहाड़ी पर ले जाकर सीधे खाई में फेंक दिया। राकेश अगले दिन जब शादी से लौटा तो उसने देखा कि सारा माल और ठेला गायब है। राकेश और उसकी पत्नी ने सोचा कि उनके घर डाका पड़ गया। दोनों बेचारे पूरे दिन दरवाजे पर बैठकर रोते रहे। सुनिए जी, इस तरह हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। चलिए चलकर ठेला ढूंढते हैं, क्या पता कहीं कोई सुराग या निशानी मिल जाए। दोनों लोग माल और ठेले की तलाश में इधर उधर भटकने लगे। वे रात होने पर भी गांव में भटकते रहे, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार जब वे निराश होकर घर लौट रहे थे तो उन्हें जंगल से ऐसी आवाज आई कि जैसे कोई बड़ा पत्थर जमीन पर गिर गया हो। दोनों जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि एक विशाल अंडा कहीं से जमीन पर गिरा है। इतना बड़ा अंडा तो मैंने आज तक नहीं देखा। इसके आकार को देखकर लगता है कि ये किसी बहुत बड़ी मुर्गी का अंडा है। राकेश ने एक बड़ी सी ट्रॉली का इंतजाम किया और अंडे को अपने घर ले आया। अंडा तो हम ले आए, लेकिन इतने बड़े अंडे का इस्तेमाल क्या होगा? अगर इसे तोड़ा गया तो इसका सारा तरल बाहर निकल आएगा। इसे पूरा तोड़ना बेवकूफी होगी। राकेश सीढ़ी से अंडे के ऊपर चढ़ा
और उसने छेनी और हथौड़े से अंडे में एक छोटा सा छेद किया। अंडे में छेद होते ही उसका तरल फव्वारे की तरह बाहर निकलने लगा। राकेश ने अंडे पर एक पाइप और टंकी लगा दी। पाइप और टंकी के सहारे से अंडे का तरल जरूरत के हिसाब से बाहर निकाला जा सकता था। राकेश ने दोबारा अपना धंधा शुरू किया। दूर दूर गांव के लोग इतने बड़े अंडे का ऑमलेट खाने के लिए आने लगे। राकेश का मुनाफा पहले से भी 2 गुना हो गया। लोग अंडा खाने नहीं बल्कि देखने भी आते थे। उधर पंकज राकेश की बढ़ती कमाई देखकर जलकर राख हो जा रहा था। बड़ा अंडा, इसे भी खाई में फेंक दूंगा। राकेश और उसकी पत्नी सुबह अधियारे ही उठ जाते थे। एक दिन पंकज उनके घर कुछ सुबह सुबह पहुंच गया। उसने राकेश और उसकी पत्नी पर बेहोश करने वाला स्प्रे छिड़क दिया। राकेश और उसकी पत्नी बेहोश होकर गिर गए। फिर पंकज ट्रैक्टर और ट्रॉली से विशाल अंडे को पहाड़ी पर ले गया। इतने बड़े अंडे को खाई में फेंकने से पहले इसे कुल्हाड़ी से फोड़कर देखूंगा। इसे फोड़ने में बहुत मजा आएगा। पंकज ने जोर से अंडे में कुल्हाड़ी मारी। अंडे से पानी का इतना तेज प्रेशर निकला कि पंकज के पांव जमीन पर टिके नहीं रह सके और वह खाई में गिरकर मर गया। रेगिस्तान के पास कनिष्कपुर नाम का एक गांव था। गांव में भयानक गर्मी पड़ती थी और पानी की बहुत किल्लत थी। पूरे गांव में सिर्फ एक ट्यूबवेल था, जिस पर सुबह शाम सिर्फ 2 घंटे के लिए पानी आया करता था। इसलिए ट्यूबवेल पर पानी की लंबी लाइन रहती थी। गांव में मुरारी नाम का एक डबल रोटी बेचने वाला रहता था। उसे सुबह सुबह गांव में डबल रोटी बेचने जाना होता था, इसलिए वह ट्यूबवेल पर हमेशा देरी से पहुंचता और उसे लंबी लाइन के सबसे आखिर में लगना पड़ता। लो देखो गांव वालों, मुरारी आज फिर से सबसे देर से आया है। इसका नंबर आने तक ट्यूबवेल में पानी आना भी बंद हो जाएगा। एक दिन गांव में कहीं दूर से चलता हुआ एक बूढ़ा आदमी आया। उसके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां बता रही थी कि उसकी उम्र 100 से ऊपर है। बूढ़ा आदमी पसीने से तरबतर और गर्मी से बेहाल था। उसने ट्यूबवेल पर लाइन में खड़े लोगों को देखा। गांव का एक आदमी ट्यूबवेल से मटका भरकर ला रहा था। बूढ़े आदमी ने उससे पानी मांगा। बेटा, जरा 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। नहीं बाबा, मैं सुबह 4 बजे से लाइन में लगा हूँ। बड़ी मुश्किल से पानी मिल पाया है। मेरे घर पर सब प्यासे हैं। बूढ़े आदमी ने दूसरे आदमी से पानी मांगा। उसने भी पानी देने से इनकार कर दिया। जितने भी लोग ट्यूबवेल से पानी का मटका भरकर लाते, बूढ़ा आदमी उनसे पानी मांगता, लेकिन सभी ने बूढ़े आदमी को पानी की किल्लत के बारे में बताया और पानी देने से इनकार कर दिया। मुरारी की हमेशा की तरह सबसे अंत में ट्यूबवेल पर पानी भरने की बारी आई। मुरारी का मटका 1/3 ही भर पाया कि तभी ट्यूबवेल का पानी चला गया। लगता है आज इतने से ही संतुष्टि करनी पड़ेगी। मुरारी जब मटका लेकर लौटने लगा तो बूढ़े आदमी ने उससे भी पानी मांगा। बेटा, क्या 2 घूंट पानी पिला दोगे? बहुत प्यास लग रही है। मुरारी ने बूढ़े की आंखों में देखा तो उसे दया आ गई। उसने अपना घड़ा बूढ़े को दे दिया। बूढ़े आदमी ने घड़े से पानी अपने मुंह में डाला और वह सारा पानी पी गया। बूढ़े ने मुरारी को खाली घड़ा पकड़ाया, ढेर सारी दुआएं दी और चला गया। मुरारी जब घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली, पानी इधर ले आओ, मुझे सब्जी बनानी है। आज पानी नहीं है। मुरारी ने पत्नी को सारी बात बताई। गांव वाले ठीक कहते हैं, तुम वास्तव में महामूर्ख हो। सारा पानी उस बूढ़े को दे आए, अब मैं सब्जी कैसे बनाऊं? वो बहुत प्यासा था। अगर मैं उसे पानी नहीं देता
तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता। आज सब्जी रहने दो, सलाद खाकर ही काम चला लेंगे। अगले दिन मुरारी मटका लेकर ट्यूबवेल पहुंचा। सब लोग पानी लेकर जा चुके थे। मुरारी ने हमेशा की तरह सबसे अंत में पानी भरा। मुरारी के मटके में ट्यूबवेल से पानी की जगह सोना गिरने लगा। उसका पूरा मटका सोने से भर गया। मुरारी मटका लेकर भागता हुआ घर पहुंचा। उसकी पत्नी भी दौड़ती हुई उसकी तरफ चली आ रही थी। मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। ये देखो, ट्यूबवेल ने मेरा घड़ा सोने से भर दिया। मैं भी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ, घर चलो। मुरारी ने देखा कि उसके घर पर रखे सारे खाली घड़े पानी से भर चुके हैं। मुरारी समझ गया कि यह सब उस बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है। पानी और धन संपत्ति को हम अकेले नहीं रखेंगे, इसे हम दूसरों को भी बांटेंगे। मुरारी ने गांव के लोगों को अपना पानी बांटा और गरीब लोगों को कुछ सोना भी दिया। गांव के मुखिया को जब ये बात पता लगी कि ट्यूबवेल सोना दे रहा है। मुरारी सबसे अंत में मटका भरता है, इसलिए शायद ट्यूबवेल उसे सोना देता है। मैं भी अपना पानी सबसे अंत में भरूंगा। मुखिया सुबह अंधेरे ही लाइन पर लग गया। अरे मुखिया जी, आज आप लाइन में क्यों लगे हैं? आपको तो बिना लाइन में लगे पानी भरने का अधिकार है। जाइए और पानी ले आइए। नहीं, आज से मैं भी लाइन में लगकर ही पानी लूंगा। लगातार 4 घंटे खड़े रहने के कारण मुखिया के पैर दर्द करने लगे, लेकिन सोना पाने के लिए वह खड़ा रहा। अंत में जब उसने अपना मटका भरा तो ट्यूबवेल से उसके मटके में सिर्फ कुछ बूंद पानी गिरा। सोना कहाँ है? इतनी देर में लाइन में खड़ा रहा सिर्फ इसलिए कि मुझे सोना मिल सके, और इस ट्यूबवेल ने मुझे सिर्फ पानी की कुछ बूंदें दी। लगता है ट्यूबवेल में कोई जादू नहीं, जादू जरूर मुरारी के मटके में होगा। मुखिया मुरारी के घर गया और मुरारी से बोला, अरे मुरारी भाई, सब ठीक ठाक तो है? हाँ चाचा, आपकी दुआ से सब कुछ अच्छा है। मुझे जरा कुछ देर के लिए वो मटका दे दोगे जिसमें तुम ट्यूबवेल से पानी भर कर लाते हो? हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं। निर्मला, जरा मटका ले आना। मुखिया इस बार मुरारी का मटका लेकर ट्यूबवेल पर पहुंचा। उसने मटका भरा, लेकिन अब भी ट्यूबवेल से सोना नहीं निकला। मुखिया ने गुस्से से मटका जमीन पर पटक कर तोड़ दिया और ट्यूबवेल भी तोड़ने लगा। गांव के एक आदमी ने ये सब देखा और वह शोर मचाने लगा। अरे गांव वालों सुनो, लगता है हमारा मुखिया पागल हो गया है। वो ट्यूबवेल तोड़ रहा है। अगर ट्यूबवेल टूट गया तो हम सब प्यास से मर जाएंगे। गांव वाले ट्यूबवेल पर पहुंच गए और उन्होंने मुखिया को पकड़कर ट्यूबवेल से दूर कर दिया। मुझे सोना चाहिए, सोना। इस ट्यूबवेल ने मुरारी को सोना दिया है, तो मुझे भी सोना जरूर मिलना चाहिए। आखिर मैं इस गांव का मुखिया हूँ। मुखिया जी, मुझे ट्यूबवेल ने सोना नहीं दिया। ये सब तो एक बूढ़े आदमी के आशीर्वाद से हुआ है, जिसे मैंने पानी पिलाया था। मुखिया जी, आज से आप हमारे मुखिया नहीं हैं। हम सब अपनी सहमति से मुरारी को गांव का मुखिया चुनते हैं। इस तरह सिर्फ एक अच्छा काम करने के कारण मुरारी की पूरी जिंदगी बदल गई और वह खुशहाल जीवन बिताने लगा।